बीकॉम फाइनल बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था इसके पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में कि आयकर इनकम टैक्स या सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और चूंकि फिजिकल क्लासरूम पॉसिबल नहीं है इसीलिए हम ऑनलाइन मोड के ऊपर में जा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी किया हूं कि आप पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के लिए कोई लेक्चर्स आपको मिस नहीं करने हैं। तो जो पहले 2 लेक्चर आपने देखे, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको एक जनरल आयकर क्या होता है, आयकर की संकल्पना और उससे संबंधित जो टर्म्स आती है उसको एक्सप्लेन किया। सेकंड लेक्चर में मैंने एक सिलेबस और सिलेबस के अंदर जो कंटेंट्स है, क्वेश्चन पेपर का दायरा कैसे रहेगा उसके बारे में बात की थी, और उसी समय कह दिया था कि तीसरा वीडियो लेक्चर जो मेरा आएगा वो यूनिट 3 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को फोकस करके रहेगा। अब ये यूनिट 3 का जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके क्वेश्चन का नेचर यदि फिजिकल एग्जाम होती है तो आपको बताया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये हाउस प्रॉपर्टी रहेगी जिसमें 8 मार्क की थ्योरी रहेगी और उसके साथ 8 मार्क का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा। अभी आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको यदि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ए और बी नहीं छोड़ानी है तो 16 मार्क का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा जिसमें आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करने के लिए कहेगा। मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया रहेगा एंड यू विल बी हैव रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट और कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी कैलकुलेटेड, इसके लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालने की क्या मेथड्स है, कौन सी आइटम्स को प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है और किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, ये सब आज आपको वीडियो लेक्चर्स में दिखेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा क्लियर। बीकॉम 4th सेमेस्टर आपकी कक्षा है, सब्जेक्ट इनकम टैक्स है और उसमें का टॉपिक्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। So whenever you will go for solution the numerical problems of income from house property, you have to required prepare a table। आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और स्टेटमेंट का हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ XYZ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये आपके लिए फिक्स है। जनरली जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें आपको 3 बातें लिखनी पड़ेगी। एक तो व्हाट इज ड्यू आर कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ होम, किसकी, रमेश, कमलेश, रीता, सीता, व्हाट्सएवर इट में बी, प्रीवियस ईयर 2019-20 या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी लिख के आएगा, और असेसमेंट ईयर है 2021। और फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने ये सब बातें बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं बिकॉज इट इज ए लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मोड। अब मुख्य बात पर हम आते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जब होता है उसके ऊपर में कितना इनकम टैक्स लगेगा, इसके लिए सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हाउस प्रॉपर्टी होती कितने प्रकार की है। तो इनकम टैक्स की डेफिनेशंस के अनुसार हाउस प्रॉपर्टी के 4 प्रकार है। एक हाउस प्रॉपर्टी वो है जिसमें करदाता खुद रहता है, इट मींस द हाउस व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंशियल पर्पस ऑफ एन असेसी। आई बात ध्यान में, असेसी यानी करदाता। करदाता यानी कौन, जिसका आप गणित बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम प्रॉब्लम में दिया है, यानी कि मकान का मालिक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ओनर, OWNER। अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लिख करके आएगा। आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझनी है, पूरा हिंदी के अंदर में मामला नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल बनाया है, ऑल द टेबल्स आर एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज हियर वी कुड नॉट यूटिलाइज द वर्ड हिंदी। तो देयरफॉर एक हाउस जो सेल्फ रेसिडेंस के पर्पस के लिए काम में आ रहा है, एक व्यक्ति का हाउस एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैं 2 प्रकार के उदाहरण देकर के आपको आज ऑनलाइन टीचिंग में
हाउस प्रॉपर्टी या टाइप्स बता रहा हूं। मान के चलो कि एक व्यक्ति का बहुत बड़ा मकान है और उसके 4 ब्लॉक हैं। ख्याल रखो, अच्छे से समझिए आप। एक असेसी है, एक करदाता है, उसका एक मकान है, मकान बहुत बड़ा है, उसके 4 भाग है, तो एक भाग में वो खुद रहता होगा, वो हो गया सेल्फ रेसिडेंस। एक दूसरा हिस्सा है, सेकंड हिस्सा, पहले बोल दिया मकान बड़ा है, उसके टोटल हिस्से कितने? 4। पहले हिस्से में खुद रह रहा है, सेल्फ रेसिडेंस हो गया। दूसरा हिस्सा किराए से दिया हुआ है। अब ये किराए से दिया हुआ हिस्सा किसी को भी किराए से दिया हो, कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रहता है कि किसी किराएदार को रहने के लिए दिया, वो आपने मकान किराए से दिया। सिर्फ इतना देखना है कि जो आपका किराएदार है वो आपके उस मकान में ऐसा कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अदरवाइज आपने किराए से दे दिया, वो अपना ऑफिस चालू कर सकता है, वो खुद रह सकता है, अपने रिश्तेदार को रख सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, अपना गोडाउन बना सकता है, जो आपकी कंडीशंस होगी उसके हिसाब से। किराएदार यानी किराएदार, और वो मकान का हिस्सा या मकान कहलाएगा लेट आउट हाउस, यानी किराए से दिया गया मकान। तो अभी तक मैंने आपको मकान के 2 प्रकार बताए, एक सेल्फ रेसिडेंस, खुद का रहने का मकान, या मकान का वो हिस्सा जिसमें वो खुद रह रहा है। 2 बातें साइमल्टेनियसली एक साथ समझिए। एक व्यक्ति का एक बड़ा मकान है और उसके 4 हिस्से हैं, या ऐसा मान के भी चल सकते हो आप कि एक व्यक्ति है उसके 4 मकान हैं। दोनों बातें, ऑनलाइन टीचिंग है, थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी जगह पे रखना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति के मकान है, 4 हिस्से, 4 ब्लॉक, या एक व्यक्ति के 4 मकान, पर्पस कुछ नहीं, दोनों का एक ही है। एक मकान या एक हिस्सा खुद के रहने के काम में आ रहा है, दूसरा मकान या दूसरा हिस्सा किराए से दिया है, तीसरा हिस्सा या तीसरा मकान जिसमें करदाता अपना खुद का व्यवसाय चला रहा है, अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, उसकी खुद की दुकान है, उसका स्टोर रूम है, उसका शोरूम है, उसका गोडाउन है, व्हाटएवर इट मे बी। और चौथा मकान या मकान का चौथा हिस्सा जो करदाता खुद की एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए काम में ला रहा है, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है या उसकी फसल रखी है या उसके जानवर रखे, व्हाटएवर इट मे बी। ठीक है, तो मकान कितने हो गए? 4। पहला मकान खुद के रहने का, दूसरा मकान किराए का, तीसरा मकान खुद का बिजनेस, चौथा मकान खुद की एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूटिलाइज किया गया मकान। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब इन बातों में 2 बातें आउटराइट आज से याद रख लो कि ऐसा मकान जिसमें करदाता खुद का बिजनेस कर रहा है, या ऐसा मकान जिसका उपयोग करदाता अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूटिलाइज कर रहा है, इन दोनों मकानों का समावेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होता ही नहीं है। There will be no consideration of such a house or a part of house which are being utilized for self business of owner or utilization for agriculture purpose of owner will never consider as a house for house property income। क्लीन बताया हूं, मकान के 4 प्रकार, 4 में से ये 2 प्रकार जिसमें एक मकान या मकान का वो हिस्सा जो टैक्स पेई असेसी यानी कि ओनर अपने ओन बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर रहा है, उसका कंसिडरेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा ही नहीं, उसकी वैल्यू नील। एंड साइमल्टेनियसली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूटिलाइज किए गए हाउस का भी उल्लेख यहां पर नहीं होगा, उसकी वैल्यू भी नील। अब वो क्यों? तो उसका रीजन है एग्रीकल्चर इनकम वैसे ही इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होती है, तो वो हाउस बिकॉज एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है,
तो उसकी वैल्यू नील होगी। दूसरी बात, सर बिजनेस में जो हाउस यूटिलाइज हुआ इसको तो हम इनकम में ले सकते थे, लेकिन उसका एक रीजन ये है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट देयर इज ए सेपरेट हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, hence this house will includes in the income from business। व्यवसाय से आय, यह आय का एक अलग शीर्षक है और आयकर की जो कानून की मर्यादा बनी हुई है उसके अनुसार ऐसा मकान जिसमें टैक्स पेई करदाता अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, वो मकान शीर्षक से आय में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका समावेश इनकम फ्रॉम बिजनेस में हो। समझ में आ गई बात? मतलब ये दो मकान तो आउटराइट निकल गए, गणित में रहेंगे, गणित में लिख के आएगा, गणित में इसका डिटेल रहेगा, सॉल्यूशन के वक्त मैं आपको बताऊंगा। आउटराइट ये दो मकान के, ये देखिए पूरे टेबल पे मैंने वैल्यू नील कर दिया, ओके, बल्कि नॉट एप्लीकेबल लिख दिया हूं। And whenever this house is not applicable as per the terms of income tax for calculation of income from house property, then no doubt the income from house property will be nil from these both house। Now we come to another two house। अब हम आते हैं अगले दो मकान पर। अगले दो मकान मतलब कौन से? एक सेल्फ रेसिडेंस जिसमें करदाता खुद रहता है और एक मकान वो जो उसने किराए से दिया है। इसमें भी मैं पहले आपको समझाऊंगा सेल्फ रेसिडेंस। सेल्फ रेसिडेंस खुद के निवास के लिए, खुद के रहने के लिए जो मकान का उपयोग कर रहा है उस मकान से भी आय नहीं होगी। ये पत्थर की लकीर आपको किसी ने लिखा है तो भी आपको याद रखना है। सर मकान है, खुद के रहने के लिए उपयोग में आ रहा है, इस मकान की आय हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा हूं कि इसका कंसिडरेशन ही नहीं होगा। जैसे ये पहले दो मकान के मैंने क्या बोला था कि ये मकान का उल्लेख, इसका संबंध इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है ही नहीं, वैसा सेल्फ रेसिडेंस नहीं है। ये बात अलग है कि सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस से इनकम नहीं होगी, लेकिन इससे लॉस होता है। देखिए मैंने लास्ट में लिखा हूं लॉस। अबे लॉस क्यों होता है तो ये कुछ देर के बाद बताता हूं। अब हम असली मुद्दे पर आएंगे और वो है लेट आउट। बेसिकली इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको जिस हाउस की करनी है वो हाउस और कोई नहीं बल्कि हाउस जो किराए से दिया है वही आपका बेसिक है। सारी कसरत, सारी एक्सरसाइज आपको उस हाउस के लिए करनी है जो किराए से दिया हुआ है, क्योंकि सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस के इनकम का कैलकुलेशन होता नहीं। नाउ वी कम टू द पॉइंट, हाउ इट विल बी कैलकुलेट। तो पहले टेबल बनेगा, टेबल पे हेडिंग रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम मिस्टर ए के मंसूरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2021। कॉलम का नेम द पर्टिकुलर amount as per the nature of numerical problem there may be two columns of amount or maybe 3 or maybe 4. Today I am not in a position to say exact how many columns will be there, it will depend on the nature of numerical problem, but simple सी बात है, पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर का, दूसरा रहेगा रुपीस का। अब देखिए इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन का आपको टेबल ही आज मैं दे रहा हूं और ये मेरा ओपन चैलेंज है। यदि ये टेबल आपको याद है तो आपका 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ये मान के चलो। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आप टेबल पहले उतार दो और टेबल में जो कंटेंट्स लिखे हैं आपने उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फाइंड आउट करो और जहां जहां जो टर्म्स लिखती है उसको लिखते चलो और इसके रूल्स का फॉलो करो, यू विल बी फाइंड द सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। अब कुछ भी जो मकान होता है, मकान का एनुअल वैल्यू सबसे पहले निकालना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू के टोटल 4 कंटेंट्स है। अब अपना पूरा फोकस आप मेरे वीडियो पे कीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने जो बताया वो रूल्स बताया, अब जो बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने की टेक्निक। यदि आप यहाँ पर मिसिंग करते हैं, यदि आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो इट मे बी पॉसिबल यू मे और मे नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, लुक हियर। तो
फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नगर पालिका वैल्यू। आपका और ये देखिए, ये है लेट आउट हाउस के लिए किराए से दिए गए मकान से इनकम कितनी हुई, ये फाइंड आउट करने के लिए हमको जो प्रोसेस से गुजरना है, उसकी पहली स्टेप, जो मकान या मकान का हिस्सा आपने किराए पर दिया है उसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू का मतलब होता है एक मकान, हर मान लो मकान एक जैसा है लेकिन तार फैल में है, पुल फैल में है, झोपड़पट्टी में है, सिविल लाइन में है, मार्केट में, तो उसका किराया एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा ना। इसीलिए ये फेयर रेंट वैल्यू नगर पालिका वैल्यू नगर पालिका तय करती है। फेयर रेंट वैल्यू मतलब जिस हिस्से में आपका मकान है, जहां आपका मकान है वहां पर आपके मकान के जैसे और भी मकान होंगे, तो आसपास के मकानों का किराया कितना है, उस बेस पर यह तय होगा कि आपके मकान का किराया कितना है। इनमें से जो ज्यादा है, मान लो नगर पालिका वैल्यू है 5, फेयर रेंट वैल्यू है 6, व्हिचएवर इज मोर 6। ये है इसकी टेक्निक। ये व्हिचएवर इज मोर में न तो नगर पालिका है न तो फेयर रेंट है, दो जो ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर 5 की जगह ये 6 है और ये 5 है, तो भी ये वैल्यू 6 आएगी, बिकॉज व्हिचएवर इज मोर। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। ये स्टैंडर्ड रेट जो होता है ये गवर्नमेंट का होता क्या है कि जो हाउस के ओनर्स है, आप यदि मकान किराए से दे रहे हो, किराया मिल रहा है तो उस पर टैक्स लगता है। अपने देश में टैक्स चोरी करने वालों की भरमार है। तो मकान देते किराए से देते हैं 25,000 रुपये महीना और गवर्नमेंट को बताते हैं 2,500 रुपये में मैंने दिया, तो गवर्नमेंट पागल नहीं है, वो सीधी सीधी बोलती है तुम्हारा मकान कहाँ है, कौन से एरिया में है, कितने मंजिल का है, कौन कौन सी उसके अंदर में अमेनिटीज है, सुविधाएं क्या क्या है, और वो देखो खुद तय करती है कि तुम्हारे मकान का किराया 20,000 है। अब आप अपने मकान का किराया 25,000 बताओ चाहे 500 बताओ, गवर्नमेंट मानने तैयार नहीं, वो बोलेंगी इससे कम नहीं हो सकता। इसीलिए पहला वैल्यू नगर पालिका, दूसरा फेयर रेंट वैल्यू 5, व्हिचएवर इज मोर 6, स्टैंडर्ड रेंट यदि मान लो 5 है थोड़े देर के लिए, तो ये कंपेयर होता है। नगर पालिका फेयर में से जो ज्यादा है वो लिखो, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट से जो कम है। अब यहाँ पर देखिए आपके ऊपर दोनों में से व्हिचएवर मोर कितना आया था 6, लेकिन इस मकान का स्टैंडर्ड रेंट कितना है 5, तो व्हिचएवर इज लेस 5। अब एक्चुअल में आपने किराए से दिया तो किराया भी तो मिल रहा होगा ना। अब मान के चलो कि आपको किराया मिल रहा है 7 रुपए, तो अब ये कंपेयर होगा और एक्चुअल रेट इसे देखिए, नगर पालिका मूल्य 6, फेयर रेट 5, इनमें से जो ज्यादा है वो पहले कंसीडर करो 6, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेट से जो कि है 5, दोनों में से जो कम है उसको कंसीडर करो तो 5, ये कंपेयर होगा एक्चुअल रेट रिसीव्ड से, मिला कितना 7। अब ये दोनों को कंपेयर करो, जो ज्यादा है वो यहाँ पर अप्लीकेबल है। ओके, ये कहलाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। If suppose you are unable to calculate the gross annual value, you will awarded 0 mark. गलत फहमी में मत रहो, तमीज के साथ में पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए। यदि आपका एक एनुअल वैल्यू चूकता है तो आपका एंटायर प्रॉब्लम 0 होगा, दुनिया की कोई हस्ती आपको मार्क नहीं दे सकती, ओपन चैलेंज। नेक्स्ट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम माइनस कीजिए नगर पालिका टैक्स पेड और वो भी बाय ओनर ओनली। ये कई बार होता है क्या है कि मकान किराए से दे दिया और किराएदार को बोल रहे तू सब कर, बिजली बिल भी तू ही दे, ये भी भर वो भी भर, टैक्स भी तू भर। तो टैक्स किसने भरा? किराएदार ने। किराएदार टैक्स भरता है तो आप डिडक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन मैंने लिखा हूँ माइनस नगर पालिका टैक्स पेड बाय ओनर ओनली। यदि मकान का मालिक नगर पालिका टैक्स भरता है तो वो माइनस हो जाएगा। तो ग्रॉस मान लो उसने 1 रुपया टैक्स भर दिया, तो ये देखिए ये जो 6 रुपए जो वैल्यू आई अब आपकी नेट एनुअल वैल्यू। ठीक, अब नेट एनुअल वैल्यू में आपको डिडक्शंस मिलता है। ये डिडक्शंस एक कंपलसरी डिडक्शंस है 30%, यानी मकान है तो उसके टूट फूट, दाग दुगी, पेंट, रिनोवेशन, नल टूट गया, सज्जा गिर गया, पानी उसके ऊपर से
निकल रहा है तो किराएदार कितने दिन तक रहेगा, वो चिल्लाएगा ना। तो आप उसको दुरुस्ती करोगे और दुरुस्ती करने के बाद में सरकार को क्या बोलोगे, मेरे को किराया मिला 10,000 रुपये और मैंने दुरुस्ती किया 12,000 रुपये, तो मेरे ऊपर में टैक्स नहीं बैठेगा। गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों को देखते हुए अपनी तरफ से कह दिया कि आपने मकान किराए से दिया है, उसके ऊपर आपको रिपेयर की छूट मिलेगी, लेकिन वो आपके मनचाही नहीं। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 30%, आपने रिपेयर नहीं किया है तो भी 30% मिलेगा, पूरा किराया रिपेयर में डाल दिया है तो भी आपको 30% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा की फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो ये यानी कंपलसरी है कि व्हेनेवर द नेट एनुअल वैल्यू इज देयर, आपको ऑटोमेटिक करना है। ये कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिख के नहीं आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये लिख के आएगा कि उसने मकान के पेंटिंग पर 12,000 खर्चा किया, उसने मकान के रिपेयर पर 2,000 खर्चा किया, उसने नल फिटिंग के ऊपर 5,000 खर्चा किया। आपको ये इग्नोर करना है, बिकॉज एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शंस विल बी अलाउड ओनली 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। इसलिए उसे क्या किया है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ज्यादा है कम है नहीं है, फॉरगेट इट। काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ के उसको छोड़ देना है। आपको अपना रूल लगाना है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अब 6 रुपए का 30% बोले तो 1.8, सिंपल सी बात हो गई। आगे चल के दूसरा एक इसमें डिडक्शंस मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन। आज हर कोई मकान बनाने के लिए कर्जा लेता है और उस कर्ज पर चुकाता है ब्याज। आयकर में इस ब्याज पर छूट मिलती है और वो छूट का रूल है, यदि आपने आपका मकान किराए से दिया और किराए के मकान के लिए आपने कर्जा लिया और कर्ज पर आप ब्याज दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक आप डिडक्शन कर सकते हैं। हो सकता है आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगा तब आपको समझ में आएगा। कुछ लिमिटेशंस भी होती है ऑनलाइन टीचिंग की, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। नेट एनुअल वैल्यू तक आना है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस करना है, फिर बाद में देखना है कि इंटरेस्ट कितना पे किया। अब यहाँ पर थोड़े से रूल्स है, अब वो रूल जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। टेक्निकली 2 लाख तक माइनस कर सकते हैं, 30,000 तक भी माइनस होता है, और जो रेंट आपको नहीं मिला ये तीनों माइनस कर दो, लास्ट में जो बचेगा ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली फ्रॉम रेंट ऑफ हाउस ही निकलेगी। सेल्फ रेसिडेंस का न तो फेयर रेंट वैल्यू है, न नगर पालिका है, न स्टैंडर्ड रेंट है, न किराया मिला, न टैक्स गया, न कुछ हुआ, न नेट एनुअल वैल्यू निकली। जब कुछ नहीं निकली तो उसका 30% डिडक्शन भी नहीं निकला। ये देखिए, ये यहाँ तक सेल्फ रेसिडेंस इज इक्वल टू 000 है कि नहीं। सिर्फ ब्याज माइनस कर लो तो वो लॉस आ जाएगा, और इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट से इनकम निकलेगी, सेल्फ रेसिडेंस से लॉस होगा, सेल्फ बिजनेस सेल्फ एग्रीकल्चर का हाउस विल नॉट कंसीडर फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। होप ऑनलाइन टीचिंग की लिमिटेशन देखते हुए आज का ये लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। आगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू।